नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान प्रेमी गैंग, आतंकवाद के समर्थकों, अलगाववादियों, डिजाइनर पत्रकारों और भारत के टुकड़े करने के सपने देखने वाले लोगों के लिए बहुत ही दुख भरा दिन है, क्योंकि आज से हम कश्मीर में अपनी आजाद रिपोर्टिंग सीरीज का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। आज की तारीख में कश्मीर में जाकर वहां के जमीनी हालात पर सच्ची रिपोर्टिंग करना बहुत ही मुश्किल का काम है, बहुत जोखिम का काम है। लेकिन जी न्यूज की टीम ने बहुत बड़ा जोखिम उठाकर यह रिपोर्टिंग आपके लिए इस बार फिर से की है। आज कश्मीर के हालात को लेकर हम जो खुलासे आपके सामने करने वाले हैं, उनसे पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। आज हम आपको कश्मीर के उस हिस्से में लेकर चलेंगे जहां 2 महीने पहले आतंकवादी बुरहान वानी मारा गया था, और यह वो इलाका है जहां कोई भी मीडिया शायद घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता, कम से कम आज के हालात में तो नहीं। इसके बाद कश्मीर की सड़कों पर आगजनी और पत्थरबाजी की तस्वीरें आपने लगातार देखी होंगी। पाकिस्तान ने इन्हीं तस्वीरों का हवाला देकर यूनाइटेड नेशंस में झूठ के किले बनाए और भारत के कुछ डिजाइनर पत्रकारों ने पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि पूरा कश्मीर इस वक्त जल रहा है। लेकिन आज बुरहान वानी के एनकाउंटर की लोकेशन से हम आपको कश्मीर और वहां के पत्थरबाजों का पूरा सच दिखाएंगे। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, यह कश्मीर पर एक मुकम्मल दस्तावेज है, और आज डीएनए में इसे पूरा देश देखेगा। यह रिपोर्ट आपको आज अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखनी चाहिए, क्योंकि ये आप ही के देश की एकता और अखंडता से जुड़ी हुई खबर है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भाषण कल हो चुका है, लेकिन इस भाषण के दूरगामी झटके पूरे पाकिस्तान में महसूस किए जा रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों देशों में माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा क्रिकेट के वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान होता है, और दोनों के नतीजों में भी बहुत कुछ समानता है। पाकिस्तान हमेशा वर्ल्ड कप में भारत से हारता आया है, और ठीक इसी तरह यूनाइटेड नेशंस के मंच पर भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हार ही मिली है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के हाथों करारी हार मिलने के बाद पाकिस्तान के लोगों ने टेलीविजन सेट्स तो इस बार नहीं तोड़े, लेकिन वहां के मीडिया ने सारी मर्यादाएं जरूर तोड़ दी। कल की रात पाकिस्तानी मीडिया के लिए शोक प्रकट करने और विलाप करने की रात थी, और हमें लगता है कि आपको इसके बारे में आज पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर आधारित इस दिलचस्प खबर का भी आज वीडियो विश्लेषण करेंगे। जिस देश में गुरु शिष्य परंपरा का हमेशा से जिक्र होता हो, उस देश में अगर एक छात्र स्कूल में घुसकर शिक्षकों की हत्या करने लगेंगे तो इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती। आज हमारे पास देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी ही खबर आई है जो देश के हर व्यक्ति और हर परिवार के लिए एक अलार्म है। इसलिए हम इस खबर का भी आज डीएनए टेस्ट करेंगे। यह विश्लेषण आपको इस बात का एहसास करवाएगा कि आपको अपने बच्चों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। और आज भारत में काम करने वाले पाकिस्तानी कलाकारों से हमारा एक ही सवाल होगा, और वो ये कि वो भारत पर होने वाले आतंकवादी हमलों की आलोचना कभी भी क्यों नहीं करते। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। भारत ने आज पाकिस्तान को उरी हमले से जुड़े सबूत सौंपे। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और बताया कि उरी अटैक में जिन 2 लोगों ने गाइड बनकर आतंकियों की मदद की, उन्हें गांव वालों ने पकड़ लिया था और दोनों अब हिरासत में हैं। दोनों गाइड की पहचान फैजल हुसैन और यासीन खुर्शीद के तौर पर की गई है। दोनों पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद के रहने वाले हैं। उरी अटैक को लेकर अब्दुल बासित को इससे पहले भी समन किया जा चुका है। उरी में आर्मी कैंप पर 18 सितंबर को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। सरकार इस बात की समीक्षा करने जा रही है कि पाकिस्तान को दिया गया MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जारी रखा जाए या नहीं। 29 सितंबर को इस सिलसिले में एक बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अफसर भी मौजूद रहेंगे। सरकार की जो एक ओवरऑल जो अप्रोच है वो ये है कि पाकिस्तान को घेरना है और उसको एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको अटैक करना है। कांग्रेस ने पाकिस्तान से MFN दर्जा वापस लेने की मांग की है। देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस वापस होना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी ने मांग रखी थी। 615 बिलियन डॉलर से अधिक का हमारा कुल ट्रेड दुनिया से है
उसमें लगभग 2-2.25 बिलियन डॉलर का ट्रेड पाकिस्तान से है, तो ये 0.5% से भी कम है। तो सांकेतिक है, परंतु सांकेतिक कदम भी उठाने चाहिए। पाकिस्तान से निपटने के लिए प्रधानमंत्री जो आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जनता दल यू उसका समर्थन करता है। इस बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ा तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट और यूएन जाएगा। This Indian Act can be taken as a breach of international peace and hence giving Pakistan a good reason to approach the UN Security Council. पंजाब के पठानकोट में 4 संदिग्ध दिखाई दिए हैं। पुलिस ने रेड अलर्ट घोषित करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इन 4 संदिग्धों को पंजाब की हिमाचल सीमा से लगे चक्की खड्ड इलाके में देखा गया है। इनकी तलाश के लिए पंजाब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के लिए कई टीम बनाई है। My SWAT teams are there also, my commandos are there also. Whatever I have on my hands, we have got that. But nothing has been found so far. उरी हमले के बाद नवी मुंबई के उरण में भी 5 से 6 हथियारबंद संदिग्धों को देखे जाने की खबर मिली थी। हालांकि उनका अभी तक पता नहीं चल सका है। जी मीडिया के चैनल जिंदगी से पाकिस्तानी शो बंद करने के फैसले पर राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने कहा है कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि बीते 24 साल से वो भारत पाकिस्तान के लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्यार एक तरफा नहीं हो सकता। हमारे पास पाकिस्तान के लगभग 3000 घंटे के शोज हमने जो खरीदे हुए हैं और उनका पैसा दिया हुआ वो बाकी है हमारे पास। वो लगभग 60 करोड़ रुपए का सामान खरीद के पेमेंट दे के रखा हुआ है हमारे पास। फिर भी हमने निर्णय किया कि चलो 60 करोड़ इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे इम्पोर्टेंट है हमारे देश की प्राइड, हमारे देश के लोगों की भावनाएं। जबकि हमने ये लगभग 9 आर्टिस्ट इस समय में हमारी बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। 9 में से 6 लोग जिंदगी की वजह से बने। इन सब से हमने फ़ोन किया, सबको रिक्वेस्ट की कि भैया आप कुछ मत करिए, केवल आप यही कहिए कि भाई जो टेररिस्ट अटैक रात को सोते हुए लोगों पर किया गया है, इसको हम इसकी भर्त्सना करते हैं। किसी ने भी किया हो, तुम पाकिस्तान नाम भी मत लो, चलो। अब फिर भी वो करने को तैयार नहीं, तो क्या करेंगे। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के पूर्व महानिदेशक बीके बंसल और उनके बेटे ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बीके बंसल को 16 जुलाई को सीबीआई ने 9 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर थे। सुसाइड नोट में बंसल ने सीबीआई के कुछ अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। We are investigating. Father and son, they have committed suicide. And we are investigating. इससे पहले इसी साल 19 जुलाई को सीबीआई पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए बंसल की पत्नी और बेटी ने भी घर में खुदकुशी कर ली थी। बंसल और उनके बेटे की खुदकुशी के बाद सीबीआई ने बयान जारी कर दुख जताया है। सीबीआई ने अपने बयान में कहा है कि इस केस की जांच पुलिस कर रही है और बंसल के बेटे योगेश को मामले में न तो आरोपी बनाया गया था और न ही समन जारी किया गया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर हवाला के जरिए 17 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगा है। सत्येंद्र जैन को इनकम टैक्स विभाग ने 4 अक्टूबर को पेश होकर सफाई देने के लिए नोटिस भेजा है। करीब 4 महीने पहले कोलकाता में हवाला कारोबारी जैनेंद्र मिश्रा के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की थी। इसमें एक ही पते पर 135 कंपनियां पकड़ी गई थी। इनमें 3 कंपनियां दिल्ली से थी। सूत्रों के मुताबिक हवाला के लेन देन के समय सत्येंद्र जैन इन तीनों कंपनियों में निदेशक के तौर पर काम कर रहे थे। हालांकि सत्येंद्र जैन खुद को निर्दोष बता रहे हैं। ये नोटिस है, एज ए विटनेस बुलाया गया है मुझे और हाँ जी, और सेक्शन 131 के अंदर है। इसको इतना बड़ा कहते हैं सेंसेशनल, आपने टीवी के ऊपर दिखा रखा है, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सत्येंद्र जैन को फंसाने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने लिखा है कि अगर वो दोषी होते तो पहले ही मैं पार्टी से निकाल देता। केजरीवाल की इस क्लीन चिट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। डींगे मारते हो खड़े होकर कि हमारी पार्टी पहले इस्तीफा लेती है, इन्वेस्टिगेशन होता रहता है, फिर हम सोचते हैं। तो आज आपने सत्येंद्र जैन को इस्तीफा क्यों नहीं लिया और इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के पहले आपने क्लीन चिट क्यों दे दी? हमारे आसपास लगभग हर रोज ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं जिनमें से कुछ पर हमारा ध्यान जाता है और कुछ खबरें हमारी आंखों के सामने नहीं आ पाती।
और कई बार ऐसा भी होता है कि खबरों की जड़ में छिपी असली खबर को या तो छिपा लिया जाता है या फिर दबा दिया जाता है। लेकिन जी न्यूज ना सिर्फ खबरों की जड़ तक पहुंचता है, बल्कि हर खबर का तथ्यात्मक विश्लेषण करके समाज को आईना दिखाने का काम भी करता है। और आज खबरों के विश्लेषण की शुरुआत भी हम एक ऐसी ही खबर से करेंगे जिसकी पृष्ठभूमि जम्मू कश्मीर है और इस खबर के केंद्र बिंदु में है वहां के अलगाववादी नेता और पत्थरबाज। लेकिन दुख की बात यह है कि जम्मू कश्मीर से जो रिपोर्टिंग होती है, जो खबरें आप तक आती हैं, आप तक पहुंचते पहुंचते उन खबरों में मिलावट हो जाती है। बहुत सारी खबरें पहले ही दबा दी जाती हैं। बहुत सारी खबरों में बहुत सारे हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें छिपा लिया जाता है और जब तक वो खबरें आप तक पहुंचती हैं तब तक उस खबर का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका होता है। आज पाकिस्तान प्रेमी गैंग, आतंकवाद समर्थकों, अलगाववादियों, डिजाइनर पत्रकारों और भारत के टुकड़े करने के सपने देखने वाले लोगों के लिए बहुत ही बुरा दिन है, बहुत दुख भरा दिन है, क्योंकि आज से हम कश्मीर में अपनी आजाद रिपोर्टिंग सीरीज का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं और ये रिपोर्ट्स देखकर ऐसे तमाम लोग शायद दुखी हो जाएंगे। आज की तारीख में कश्मीर में जाकर वहां के जमीनी हालात पर सच्ची और निडर रिपोर्टिंग करना जान को जोखिम में डालने के बराबर है। लेकिन जी न्यूज की टीम ने अलगाववादियों और पत्थरबाजों का सच सामने लाने के लिए जान की परवाह किए बगैर निडर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। आज कश्मीर को लेकर हम जो खुलासा आपके लिए करने वाले हैं, उनसे पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। आज हम आपको कश्मीर के उस हिस्से में लेकर चलेंगे जहां 2 महीने पहले आतंकवादी बुरहान वानी मारा गया था और मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे इलाके में जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उस एनकाउंटर के बाद कश्मीर की सड़कों पर आगजनी और पत्थरबाजी की तस्वीरें आपने लगातार देखी होंगी। पाकिस्तान ने इन्हीं तस्वीरों का हवाला देकर यूनाइटेड नेशंस में झूठ के बड़े बड़े किले बनाए और भारत के कुछ डिजाइनर पत्रकारों ने पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि पूरा कश्मीर इस समय जल रहा है और पूरा कश्मीर आजादी मांग रहा है। इन्हीं लोगों ने बुरहान वानी को एक निर्दोष हेडमास्टर का बेटा बताकर उसे हीरो बनाने की कोशिश की और यही काम नवाज शरीफ ने भी किया। लेकिन आज बुरहान वानी के एनकाउंटर की लोकेशन से हम आपको कश्मीर और वहां के पत्थरबाजों का पूरा सच दिखाएंगे। वैसे तो ये लोग अपने चेहरे पर नकाब लगाकर रखते हैं, आप इनका चेहरा देख नहीं सकते, लेकिन आज हम इनके सारे नकाब उतार देंगे। आज हम आपकी मुलाकात दक्षिण कश्मीर के उन भटके हुए युवाओं से करवाएंगे जो वर्ष 2010 से ही भारत की अखंडता पर पत्थर फेंककर हमला कर रहे हैं। लेकिन आज आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन पत्थरबाजों में से 99% ऐसे हैं जिन्हें ना तो आजादी का मतलब पता है और ना ही इन्हें इस बात की जानकारी है कि इन्होंने अपने हाथों में पत्थर क्यों उठा रखे हैं। यह अपने आप में सोचने वाली बात है कि जिन युवाओं को हथियार बनाकर पाकिस्तान और अलगाववादी भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो युवा जी न्यूज के सवालों पर चुप हो गए। खामोशी भी ऐसी कि उन्हें हमारे संवाददाता राहुल सिन्हा के सवालों का जवाब देने के लिए कई मिनटों तक सोचना पड़ा और जब उनके मुंह से जवाब निकला भी तो एक पल के लिए हम भी सोच में पड़ गए कि इन्हें आजादी चाहिए तो आखिर किस चीज से चाहिए, क्योंकि आजादी किस चीज से चाहिए वो ये भी नहीं बता पाए। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये कश्मीर पर एक मुकम्मल दस्तावेज है और आज डीएनए में इस दस्तावेज को पूरा देश देखेगा। ये रिपोर्ट आपको आज अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखनी चाहिए, क्योंकि ये आप ही के देश की एकता और अखंडता से जुड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर जितना वहां के स्थानीय लोगों का है, उतना ही देश के दूसरे लोगों का भी है, उतना ही हमारा भी है और उतना ही आपका भी है। ये आजादी चाहिए, आपको भी चाहिए आजादी। आजादी का मतलब क्या होता है? आजादी किसे कहते हैं? सर पता नहीं किसे कहते हैं। आजादी का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या सर? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पत्थर फेंकने वालों के पत्थर आज पिघलकर गिर जाएंगे। आजादी की मांग करने वाले आज शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि जी न्यूज पर आज हम पत्थरबाजों को हार्ट अटैक देने वाला ऑन दी स्पॉट विश्लेषण करेंगे।
जम्मू कश्मीर की फिजाओं में अलगाववाद का जहर फैलाकर पत्थरबाजों की फौज खड़ी करने वाले सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक जैसे नेताओं की जहरीली बातें तो पूरे देश ने सुनी हैं। अच्छे लेकिन भारत के टीवी इतिहास में ये पहला मौका है जब खुद पत्थरबाजों ने जी न्यूज पर ऑन कैमरा गवाही दी है। इनकी बातें सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि दरअसल जम्मू कश्मीर के युवा पत्थर फेंकना नहीं चाहते, लेकिन वो उस भटकी हुई भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जिसे पैसों के दम पर भागुड़े करने की सुपारी दी गई है। जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों की पड़ताल करने के लिए हमने राज्य के उस हिस्से को चुना जिसे कश्मीर का सबसे अशांत इलाका कहा जाता है, यानी साउथ कश्मीर। कश्मीर में आपने आज़ाद रिपोर्टिंग का पहला हिस्सा तो देखा था, लेकिन आज़ाद रिपोर्टिंग के दूसरे हिस्से में हम आपको उस जगह लेकर पहुंचे हैं जहां पहुंचना असंभव कहा जाता है, मुश्किल कहा जाता है, नामुमकिन भी कहा जा सकता है। कश्मीर का सबसे डिस्टर्ब एरिया जिसको कहा जा सकता है और जिसको आतंकवाद सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका इस वक्त कहा जा रहा है, वो इलाका साउथ कश्मीर का है। हम त्राल के उस इलाके से भी गुजरे जहां आतंकवादी बुरहान वानी ने आतंकवाद की ABCD सीखी थी। आपके दाएं हाथ में ये त्राल का इलाका है, सामने जो पहाड़ी है त्राल इलाका। त्राल वो जगह है जहां आतंकवादी बुरहान वानी पैदा हुआ था। तो यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ पिछले कुछ सालों में ज़्यादा बड़ी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया कहा जा सकता है इसको। त्राल में पिछले कुछ दिनों में कई सभाएं भी हुई हैं जिसमें कुछ आतंकवादियों को हाथों में गन लिए हुए देखा भी गया है। तो ठीक सामने की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं इस त्राल के इलाके को। हालांकि अब से अगर हम 10 दिन पहले भी इस सड़क पर आते तो शायद आपको यहाँ पर इस जगह खड़े होकर कभी नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि इस पूरे हाईवे को ही ब्लॉक कर दिया गया था। बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हाईवे को फिर से चालू किया है, फिर से शुरू किया है। त्राल की तस्वीरें ज़रूर देख लीजिए, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। और त्राल आतंकवादी बुरहान का बहुत ज़्यादा एक्टिव एरिया रहा था, इसी के जंगलों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था और जितने भी उसके वीडियो मैसेजेस से लेकर के बाकी चीज़ें होती थी इन्हीं जंगलों में बैठकर बनाता था और उसके बाद में बाहर वो भेजा करता था। लेकिन हमारा मकसद उन पत्थरबाजों की सोच तक पहुंचना था जहां हाथों में पत्थर लेकर सुरक्षा बलों और निर्दोष लोगों को जख्मी तो करते हैं, भारत से आज़ादी की मांग भी करते हैं। लेकिन इन लोगों को ना तो आज़ादी का मतलब पता है और ना ही इन्हें ये मालूम है कि इन्होंने हाथों में पत्थर क्यों उठा रखे हैं। अच्छा, पहले तो मुझे बताइए कि आप पत्थर फेंकते हुए पकड़े गए थे, पत्थर क्यों फेंक रहे थे आप? सर, दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल से पत्थर से कोई मसला हल नहीं हो जाएगा। ये तो अब आप सोच के बोल रहे हैं। मुझे ईमानदारी से बताइए, दिल से बताइए, अगर पत्थर फेंकना किसी चीज़ में जायज़ है? नहीं, पत्थर फेंकना किसी चीज़ में जायज़ नहीं है। अलगाववादी नेताओं ने पाकिस्तान से भीख में मिली रकम का इस्तेमाल करके इन लोगों के दिलों में सुरक्षा बलों को लेकर अनाप शनाप चीजें भरने की कोशिश की है। लेकिन सुरक्षा बलों को लेकर खुद एक पत्थरबाज क्या सोचता है, ये भी सुन लीजिए। क्यों नहीं है, मतलब मैं यही समझना चाह रहा हूँ, जब आप फेंक रहे थे तब तो कुछ दिमाग में रहा होगा ना, किसी ने कहा होगा, आपके साथ भीड़ लगी होगी, कुछ हो सकता है यहाँ की फोर्स आपके साथ के खिलाफ काम करती हो सकता है यहाँ की सरकार आपके खिलाफ काम करती हो सकता है कि ये देश आपके खिलाफ काम करता हो, कुछ तो होगा। फोर्स हमारे अच्छे हैं, ये हमें बचाते हैं हर जगह, हर कहते हैं कि पत्थर मत मारो, ये मत करो, वो मत करो। रही बात भारत से आज़ादी की, तो उस आज़ादी का सच भी सुन लीजिए। पर आपके अंदर गुस्सा है किसी बात को लेकर के? कुछ गुस्सा है? लोग यहाँ चिल्लाते हैं आज़ादी आज़ादी चाहिए, आपको भी चाहिए आज़ादी? जो है दिल में बोलिए ना, खुलकर क्या है, दिल से बोलिए भाई। कुछ तो आपके दिमाग में रहा होगा ना, अगर है तो मैं वही आज समझना चाहता हूँ, हम जानना चाहते हैं कि आखिर है दिल में क्या आपके। आज़ादी है आपके दिमाग में भी क्या है? अब मुझे अब ये मतलब बताइए, आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी किसे कहते हैं? सर, पता नहीं किसे कहते हैं, लेकिन कहते हैं आज़ादी, लेकिन किसी को मालूम नहीं आज़ादी। हाँ, तो यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। मैं मतलब आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ,
आप अगर आज मुझे कन्विंस कर दोगे कि कश्मीर में आज़ादी की ज़रूरत है तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा और आपके साथ में पत्थर बटोरना शुरू कर दूंगा। पत्थर मेरे ख्याल से पत्थर बहुत घटिया इंसान का काम है। जो सबसे घटिया होगा उसका काम है पत्थर फेंकना। पत्थर तो आप भी चला रहे थे और मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो आज़ादी को चिल्लाते हैं, वो लोग जो पत्थर उठाते हैं, आज़ादी का मतलब पता है कि क्या होती है आज़ादी? नहीं सर। अगर आपको आज़ादी चाहिए तो उससे कुछ फ़ायदे पता है मुझे? 5 फायदे कम से कम ये तो होना चाहिए। हम आज़ादी ढूंढते हैं, हाँ। लेकिन आज़ादी का मतलब ये हमें जब पता ही नहीं हम आज़ादी किससे ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, मतलब ये मुझे मालूम नहीं है। जो बाकी आपके साथ के लोग हैं उनको सर क्या पता? किसी ने बताया आपको कभी कि आज़ादी से क्या फ़ायदा होगा कश्मीर को? मुझे 2 फायदे बता दीजिए, कोई 2 फायदे, कोई 2 फायदे जो आपके दिमाग में हो, कभी किसी ने समझाया हो कि भाई पत्थर इसलिए उठा लो ताकि हमको कश्मीर को आज़ादी मिल जाएगी और हमारे ये 2 फायदे हो जाएंगे। कोई 2 फायदे बता दीजिए, आपके दिमाग में हो, आपको किसी ने बताया हो, आपको समझाया हो कि भाई ये तो बहुत बड़ा काम है और हमको जो है इसमें करना है। सर ना किसी ने बताया ना कि किसी ने। लोग कहते हैं आज़ादी आज़ादी, हम भी कहते थे, लेकिन पता नहीं किस चीज़ से आज़ादी चाहिए। भारत से आज़ादी चाहिए आपको? ये हमें खुद भी मालूम नहीं। हम भारत में रहते हैं। हाँ। तो किससे आज़ादी, यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। देखो सर मैं भी वही कहता हूँ, हम भारत में रहते हैं, खाते पीते हैं, फिर किससे हम आज़ादी चाहते हैं? पता नहीं, यही हमें पता नहीं। पर नारा तो आप लगाते हैं आज़ादी चाहिए। आप दिल से बोलो यार, आज आप ना बिल्कुल मतलब सब चीज़ें हटा दो। आज जो है आपकी आवाज़ अगर आप सच होगा ना, आपके दिल में सही बात होगी तो ये दुनिया तक जाएगी कि आज़ादी असल में मतलब क्या है, आज़ादी के मायने क्या है। और उधर देखना बंद कर दीजिए, बिल्कुल साफ मुझे बताइए कि आज़ादी के मायने और मतलब हैं क्या? सर पता नहीं, खुदा की कसम आज़ादी का मतलब पता नहीं क्या है। सच्ची में दिल, ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ। तो फिर सरकार क्या करे, ये फोर्स क्या करें? जब जो लोग चिल्ला के पत्थर फेंकते हैं आज़ादी आज़ादी, तो फिर सरकार क्या करे? जब आपको ही नहीं पता आज़ादी का मतलब क्या है तो फिर ये क्या करें बेचारे? कोई रास्ता आपके दिमाग में है कि ये जो सब कुछ होता है, जो लोग फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, आपने भी फेंका, क्या कैसे रोकें, कैसे समझाएं, फिर क्या करें? नहीं, मेरे ख्याल से अच्छा इंसान वही है जो ना पत्थर फेंकेगा, ना कोई ऐसा कदम उठाएगा जिसे माँ बाप को शर्मिंदा होना चाहिए। वो तो ठीक है, वो पत्थर तो आपने भी फेंका। कभी कभी दिमाग में शैतान भी घुस जाता है। अब क्या आगे का क्या इरादा है? आगे का जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो सीधे दुकान पे, और जो भी माँ बाप बोलेंगे वही मैं करूँगा। और जो पत्थर फेंक रहे होंगे उनको मैं यही नसीहत दूंगा कि मेहरबानी करके पत्थर मत फेंको, कुछ भी हो जाए पत्थर मत फेंको। इस पत्थरबाज की सोच सिर्फ इसकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। घाटी में न जाने कितने पत्थरबाज हैं जिनके हाथों में पत्थर तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वो उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो आज हम आपको उन लोगों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने पत्थर उठाए हाथ में और पत्थर फेंके। क्यों उठाया पत्थर आपने? पता नहीं, सब ही उठा रहे थे, हमने भी उठाए थे सर। फिर भी कुछ तो आपको पता होगा कि अच्छा भाई पत्थर चलाना है, हमें पत्थर उठाना है। कोई एक मकसद तो होता है दिल में, दिमाग में कुछ एक मकसद आपका रहा हो। सर सब उठाए पहले से, जब बुरहान भाई शहीद हुआ तब हमने भी उठाए, तब से फिर नहीं सर, जब हम अरेस्ट हुए तब से नहीं उठाए सर। पर ये बताइए कि जिसके लिए आप कह रहे हैं वो तो एक आतंकवादी था हमारे लिए, है ना, उसके लिए आप पत्थर उठा रहे थे? सभी ने उठाया था सर, हमने भी उठाए थे एक दिन बस सर, उससे फिर हम अरेस्ट हुए सर, तब से हम बंदी है सर। नहीं वो तो ठीक है, पर पत्थर उठाने पे आपने क्यों उठाया था? मतलब कभी दिमाग में ये था कि भाई पत्थर उठा रहा हूँ तो किस वजह से उठा रहा हूँ? समझ में नहीं आ रहा था सर। सबने उठाया तो आपने भी उठा लिया? ऐसे ही सर, समझ में नहीं आ रहा था। इन्हें ये नहीं मालूम कि पत्थर क्यों उठाए, किसके लिए उठाए, लेकिन आज़ादी के सवाल पर इनका जवाब सुनकर हम खुद भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह गए।
दिल से बोलिए यार, खुल के, खुल के, है ना, खुल के बोलिएगा। मतलब मैं जैसे खुल से आप आज दिल से बात कर रहा हूँ, जानना चाहता हूँ अंदर से कि आप जैसे नौजवान जब पत्थर उठाते हैं तो कुछ गलतियाँ होती हैं कहीं किसी से, वो आपसे भी हो सकती हैं, वो शायद हमसे भी हो सकती हैं। हमारी गलतियाँ नहीं होंगी जिस वजह से शायद आप आज पत्थर उठा करके हमारे ऊपर, फोर्सेस के ऊपर, सब पे चला रहे हैं। वो गलतियाँ आज जानना चाह रहे हैं हम आपसे, क्या गलती की हमने? बस ऐसे ही उठाए थे सर। कुछ तो होगा। आज़ादी आपको चाहिए? सब मांगते हैं आज़ादी सर। अच्छा, आप भी चाहते हैं आज़ादी मिले? आज़ादी का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या सर? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, इससे क्या होगा? मतलब आज़ादी से क्या होगा ये बताइए। सब बोलते मुझे सर इससे पहले पता नहीं क्या मिलेगा, फिर सब बोलते थे ऐसे आज़ादी आज़ादी, हम भी बोलते थे सर। नहीं, मगर किसी ने बताया तो होगा कि भाई आज़ादी मिलेगी तो आप के घर में 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा, आपके घर में सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आप जो है आपको मतलब अफसर बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे, कुछ तो फ़ायदा गिनाया होगा आज़ादी से। पता नहीं सर, हम ऐसे ही मांग रहे थे, ऐसे सब कहते थे, हम भी कहते थे सर, ऐसे पैसे। किसी को पता ही नहीं आज़ादी का मतलब क्या है। कुछ तो पता होगा यार, मतलब आप दिल से बोलो यार। आज़ादी, दिल से बोलता हूँ आज़ादी कुछ मतलब मुझे, मैं ये आज जानना चाह रहा हूँ इसलिए क्योंकि जहाँ जाओ वो चिल्लाते हैं हमें चाहिए आज़ादी। वो दिल्ली में हमारे 2-4 थे JNU में बैठे, वो भी चिल्ला रहे थे हमें चाहिए आज़ादी। आज़ादी है क्या? कम से कम सरकार सोचना तो शुरू करे इस बात के ऊपर कि आज़ादी है क्या, किस चीज़ की आज़ादी दें आपको। कुछ सोचा होगा आपने ना कि हमें आज़ादी चाहिए, तो कैसी आज़ादी चाहिए, क्या करें हम लोग? मतलब यहाँ से सब लोग चले जाएं, आप पाकिस्तान की तरफ चले जाएं, कुछ तो सोचा होगा दिमाग में कि आज़ादी मिलने पे क्या होना चाहिए। पता नहीं सर क्या मिलेगा। तो फिर आज़ादी चिल्लाते क्यों थे? हमारे साधारण सवाल पर इस पत्थरबाज का जवाब ज्यादातर मौकों पर सिर्फ और सिर्फ खामोशी ही थी, क्योंकि सच तो ये था कि इसके पास जवाब के नाम पर कुछ था ही नहीं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप लोग पत्थर चला रहे हो तो आपको खुद को नहीं पता कि पत्थर क्यों चला रहे हो, और आपकी वजह से आपको पता है दुनिया में पूरे देश को ये मैसेज जाता है, पाकिस्तान जैसा देश पूरे देश दुनिया में बताता है कि देखिए वहाँ का नौजवान तो आज़ादी चाहता है, वो पत्थर चलाता है। अब आपको आज़ादी का मतलब ही नहीं पता। एक शब्द तो बता दीजिए यार मुझे, आज़ादी से ये फ़ायदा होगा, कोई एक शब्द। रही बात आतंकवादी बुरहान वानी की, तो इन पत्थरबाजों के लिए वो भले ही अपना भाई हो, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के रहने वाले इन्हीं युवाओं के अपने सुरक्षा बलों की शहादत की बात आती है तो इनकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं। अच्छा, आपने बुरहान वानी के मरने पर, जब उसको मारा गया था उसके बाद पत्थर उठाया था। बुरहान वानी को आप जानते हैं? उसको सारा कश्मीर जानता है। क्या था वो? एक मुजाहिद था सर। क्या बोलते थे ऐसे? क्या मुजाहिद था? मतलब वो क्या था ऐसा उसके अंदर क्या था जिसके लिए आपने पत्थर उठा लिया? वो हीरो था, वो कुछ ऐसा था जिसको लगता हो कि नहीं यार ये तो मेरे घर का आदमी है, या ये मेरे लिए रोल मॉडल है? वो क्या था आपके लिए? हमारा भाई था सबका सब। भाई तो आपके बहुत सारे फोर्सेस में भी हैं जो बेचारे शहीद होते हैं, उनके लिए पत्थर कभी किसी ने क्यों नहीं उठाया? जबकि सब मारते हैं सब। नहीं, मैं तो इतना जानना चाह रहा हूँ ना कि बहुत सारे शहीद हैं आपके भाई, जो वो शहीद भी होते हैं ना, फोर्सेस में भी तो हैं कश्मीरी भाई, उनके लिए कभी कोई पत्थर क्यों नहीं उठाता? इसका तो जवाब दीजिए ना भाई। अगर वो आपका भाई था क्योंकि वो कश्मीर का था इसलिए, या फिर कुछ और था, या आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था? आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था इसलिए। अब चलिए, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, कौन सी आज़ादी, कैसी आज़ादी? इतना तो बता दीजिए कौन सी आज़ादी थी यार, इतना तो आप कम से कम मुझे समझा सकते हैं। मुझे सिर्फ समझा दीजिए, मैं आपसे सिर्फ ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि आज आप मुझे समझा दें, और मैं ये भी पिछली बार भी उनसे बोला था, मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आज आपने मुझे कन्विंस कर दिया ना इस बात के लिए कि आज़ादी, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ।
अलगाववादियों को परेशान कर देने वाला सच अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी एक और साक्षात्कार हमारे पास है जिसमें आजादी की परिभाषा को लेकर जो बातें कही गई हैं वो अलगाववादियों को उनकी हैसियत दिखा देंगी। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर। हमारी इस रिपोर्ट में हमने जिन पत्थरबाजों के इंटरव्यू आज आपको दिखाए हैं उनके रिकॉर्ड्स बाकायदा पुलिस के पास हैं, इसलिए इन्हें लेकर किसी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये पत्थरबाज खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने पत्थर फेंके हैं और ये पत्थर फेंकते आए हैं। आपने ये भी देखा होगा कि हमने इन पत्थरबाजों के चेहरे ढक दिए हैं, इन्हें छुपा दिया है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग के लिए अपनी जान तो जोखिम में डाल सकते हैं और वो हमने किया भी, लेकिन इन पत्थरबाजों की जिंदगी को दांव पर लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर इनकी पहचान जाहिर हो गई तो कश्मीर के दूसरे पत्थरबाज इन्हें छोड़ेंगे नहीं। अभी हमारी रिपोर्ट में आपने 2 पत्थरबाजों की बातें सुनी। इन पत्थरबाजों को ना तो ये पता है कि उन्हें किस चीज से आजादी चाहिए, ना ही इस बात की जानकारी है कि उन्होंने हाथों में पत्थर क्यों उठा रखे हैं। लेकिन आज सवाल सिर्फ पत्थरबाजों से नहीं है, आज सवाल हर उस व्यक्ति से है जिसने पिछले 2 महीनों में कश्मीर का जिक्र किया, पैलेट गन्स को लेकर आंसू बहाए, पत्थरबाजी के दौरान घायल हुए पत्थरबाजों के इंटरव्यू किए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि कभी किसी ने इन पत्थरबाजों से ये सवाल नहीं पूछे कि आखिर क्यों ये अपने ही देश पर पत्थर फेंक रहे हैं। आपने कश्मीर के घायल पत्थरबाजों के इंटरव्यू अक्सर टेलीविजन पर देखे होंगे। अब तक हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार इन लोगों से सिर्फ ये पूछते आए हैं कि इन्हें चोट कैसे लगी, इन्हें सुरक्षा बलों ने कैसे घायल किया, इनकी आंखों में कौन कौन से सपने हैं, ये बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और कैसे सुरक्षा बलों ने इनके सपनों को तोड़ दिया। मगर कोई भी इन पत्थरबाजों से मुश्किल सवाल नहीं पूछता। पत्थरबाजों के इंटरव्यू कुछ इस तरह से किए जाते हैं ताकि देखने वाले के दिमाग में ये छवि बने कि पत्थरबाजों पर सुरक्षा बलों ने जुल्म ढा रखे हैं। हमने इस तरह की नकली पत्रकारिता से बचने की कोशिश की है और सच को आपके सामने लाने का पूरा प्रयास किया है। अब मैं आपको आज की रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा दिखाऊंगा। इस हिस्से में कई ऐसी बातें हैं जो कश्मीर में आजादी की मांग करने वालों को आज शर्मिंदा कर देंगी। जी न्यूज के कैमरे पर अलगाववादियों और पाकिस्तान की सोच की सर्जरी करने वाले 2 पत्थरबाजों की बातें आपने सुन ली। हालांकि अभी तक आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिला होगा कि घाटी में आजादी की मांग करने वाले इन युवाओं को किस बात की आजादी चाहिए। तो इसे समझने के लिए अब हम आपको तीसरे पत्थरबाज का साक्षात्कार दिखाएंगे, जिसकी बातें कश्मीर की एक दूसरी ही तस्वीर आपके सामने रखेंगी। तो आपको पत्थर फेंकते हुए पकड़ा गया, तो आपने पत्थर क्यों फेंका ये बताइए पहले। सर हम आज़ादी चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। अब मुझे आज़ादी का मतलब बताइए। सर हम आज़ादी इसलिए चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा शराब चलता है। अच्छा। शराब हम चाहते हैं कि हाँ वो बंद हो जाए। ठीक है। और ये लड़की और के बगीचा भी बंद होना चाहिए। अच्छा ठीक है। इसी से हमें आज़ादी चाहिए बस। अच्छा तो कैसे मिलेगी आज़ादी हमको? इस पर सर पुरम जल्द से जल्द से निकालनी है। कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। ये शराब वराब बंद होना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ आज़ादी? हमें क्या चाहिए उनके साथ सर? हमें आज़ादी चाहिए, हम अलग रहना चाहते हैं कश्मीर, ना उसके साथ ना इसके साथ। क्यों नहीं रहना चाहते? इसके साथ क्या दिक्कत है ये बताइए। हाँ? भारत के साथ क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। 5 दिक्कत मुझे बता दीजिए। जब कभी भी कुछ होता है हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं देते। ये आपको रोका जाता है? ये भी रोका जाता है सर। तो जब पत्थर चलेंगे, जब माहौल ख़राब होगा, तब रोज़ाना दिल पे हाथ रख के खुदा के वास्ते बिल्कुल दिल से बोलना, क्या आपको रोज़ाना नमाज करने से रोका जाता है? रोज़ाना डेली? रोज़ाना नहीं सर। आतंकवादी बुरहान वानी को ढाल बनाकर अपना एजेंडा चलाने वालों को आज इस पत्थरबाज की ये बातें भी सुननी चाहिए, जिसमें वो तय नहीं कर पा रहा कि बुरहान वानी था तो आखिर था क्या, क्यों मारा है? क्यों? इसीलिए सर उस दिन पूरा ऐसे ही चल रहा था। आज बुरहान हमारा गया, इस पे सब निकल गए वहाँ पे जनाजे पे। उधर बुरहान कश्मीर का ही था ना, हमारा पड़ोसी था, त्राल का था वो, त्राल का वो मुजाहिद था। मुजाहिद क्या होते हैं?
वो तो उन्हीं को पता है जो उनके साथ जाते हैं सर। फिर भी मतलब क्या होता है? वो लड़ता है दीन के लिए। किसके लिए? दीन के लिए। दीन वो मतलब? बोलता है ये शराब वराब बंद करो, वो तो ये कहता था कि पाकिस्तान की तरफ चलो, पाकिस्तान प्रेमी था। मैंने नहीं सुना सर। वो तो पाकिस्तानी था, उसको तो पाकिस्तान से प्यार था। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। उसके जिसके लिए जिसको आ रहे हो आपको पता नहीं, उसके लिए आप पत्थर उठा के लेके चल दिए, उसको आप अपना बता रहे हैं। अरे कश्मीर में इतने कश्मीरी सिक्योरिटी फोर्स में काम करते हैं, वो मरते हैं, कभी उनके लिए पत्थर उठाया आपने? नहीं। क्यों? वो आपका भाई नहीं है क्या? जितने लड़के तुम्हारे साथ पत्थर चलाते हैं उनमें से कितने लोगों को आज़ादी का मतलब पता है? उनमें से मुझे पता नहीं सर, मैं उनके दिल में थोड़ी हूँ। पर यहाँ आज़ादी शराब के लिए होती है या पाकिस्तान के लिए होती है, ये साफ होना चाहिए। नहीं सर, वो नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं। हमें क्या है, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक सोची समझी साजिश है, जिसे सीमा पार बैठा पाकिस्तान अपने पालतू आतंकवादियों और अलगाववादियों के जरिए अंजाम दे रहा है। लेकिन जी न्यूज पर खुद पत्थरबाजों ने कश्मीर का एक एक सच देश के सामने रख दिया है। अब आप स्थिति को समझिए और पूरे देश को समझना चाहिए इस बात को लेकर के कि कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 22 साल का ये लड़का है और इससे छोटे छोटे लड़के 15 साल के और 11 साल के लड़के पत्थर उठा करके घूमते हैं। क्या मानसिकता है, इसको खुद नहीं पता है अभी कि क्या बोल रहा है। इसको ये खुद नहीं पता है कि इस्लामी सरकार क्या होती है, ये नहीं पता कि आज़ादी का मतलब क्या है। शराब की बात करके अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो और उनको ये इतना भी नहीं मालूम था। और हम दुनिया में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चंद लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कश्मीर का नौजवान तो आज़ादी चाहता है, ये है उनकी हकीकत आज़ादी की। और ये अब पाकिस्तान को भी अच्छी तरीके से समझना चाहिए और ख़ास तौर से मुझे लगता है सरकारों को भी समझना चाहिए। इनसे ये डायलॉग तो होना चाहिए कि अगर तुम आज़ादी की बात कर रहे हो या तुम्हें कोई ये भड़का रहा है तो एटलीस्ट तुम चाहते क्या हो। मुझे लगता है कि शायद अगर इस तरीके से 1 to 1 बैठ के बात भी की जाए तो आधे तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर। और हम यहाँ पर आपको भारत और पाकिस्तान के संबंधों से जुड़ी एक बड़ी खबर भी देना चाहते हैं और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में इस्लामाबाद में होने वाले सार्क देशों के सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे, वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान भी सार्क सम्मेलन का बहिष्कार कर सकते हैं। पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करने की दिशा में इसे भारत की एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है और अगर इन देशों ने भी सार्क सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को घेरने के लिए कई तरह की रणनीति बनाई और कई विकल्पों पर विचार किया। इन विकल्पों में पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग करना और सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार करना शामिल है। यहां तक कि पीओके में सर्जिकल ऑपरेशन करने की बातें भी सामने आ रही थी और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भारत ने यह फैसला किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे और आगे भारत पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन सकता है। इससे पाकिस्तान को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होगा। आने वाले दिनों में हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। अब हम संयुक्त राष्ट्र में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण के दूरगामी झटकों का विश्लेषण करेंगे। कल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सुषमा स्वराज के भाषण का इंतजार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी बेसब्री से हो रहा था। आप कह सकते हैं कि दोनों देशों में माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा क्रिकेट के वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान होता है। नवाज शरीफ को सुषमा स्वराज द्वारा दिए गए जवाब और भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट वर्ल्ड कप वाले मैचेस के बीच काफी समानता नजर आ रही थी। पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप में भारत से कोई मैच जीत नहीं पाया और ठीक इसी तरह यूनाइटेड नेशंस के मंच पर भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ असफलता ही मिली। यूनाइटेड नेशंस में भारत के हाथों करारी हार मिलने के बाद इस बार पाकिस्तान के लोगों ने गुस्से में अपने टेलीविजन सेट्स तो नहीं तोड़े लेकिन वहां के मीडिया ने सारी मर्यादाएं जरूर तोड़ दी। सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में 9 मिनट 56 सेकंड्स तक पाकिस्तान को कूटनीति की दुनिया में उसकी असली जगह बताई। लगभग 18 मिनट के भाषण में सुषमा स्वराज ने 9 मिनट पाकिस्तान को और आतंकवाद को दिए।
इसके बाद वहां का मीडिया रात भर जागकर अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती का सीधा प्रसारण देखता रहा। इसके अलावा सुषमा स्वराज जिस वक्त पूरी दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ कदम से कदम मिलाकर चलने की अपील कर रही थी, उस वक्त आप सोचिए कि नवाज शरीफ क्या कर रहे थे, क्योंकि सुषमा स्वराज असल में नवाज शरीफ को जवाब दे रही थी। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंदन के एक लग्जरी स्टोर में एक महंगे ब्रांड के जूते खरीद रहे थे। वैसे ये भी एक विडंबना ही है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को चलाने वाले सियासी जूते उतारकर अपने सेना अध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ को पहना चुके हैं। लंदन में नवाज शरीफ को शॉपिंग करते हुए एक पाकिस्तानी महिला ने देख लिया। उस महिला ने नवाज शरीफ की तस्वीरें भी खींच ली, लेकिन अपनी जिस टीम के साथ नवाज शरीफ शॉपिंग कर रहे थे, उस टीम को महिला की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। नवाज शरीफ के साथ मौजूद लोगों ने महिला को धमकाया और उससे यह भी पूछा कि वो शॉपिंग मॉल में अकेली क्या कर रही है। टीम के एक सदस्य ने महिला से यह भी पूछा कि वो बिना मेहरम के शॉपिंग स्टोर में क्या कर रही है। यहां आपको बता दें कि मेहरम का मतलब महिला का पुरुष साथी होता है। यानी नवाज शरीफ और उनकी टीम वहाबी सोच को बैग में रखकर एक मॉडर्न शॉपिंग सेंटर में महंगे ब्रांड के जूते खरीद रहे थे। नवाज शरीफ अक्सर लंदन में बिना डिस्काउंट वाली शॉपिंग करते हैं, जबकि उनका देश आतंकवादियों को हमेशा भारी डिस्काउंट देता है और उन्हें भारत जैसे देशों पर आतंकवादी हमलों के लिए तैयार करता है। और अब डीएनए के अंत में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। देश से सती प्रथा का अंत करने वाले राजा राम मोहन रॉय का आज 1833 में इंग्लैंड में निधन हो गया था। सती और बाल विवाह जैसी समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की शुरुआत की थी, जिसने भारतीय समाज में सुधार के साथ आधुनिक भारत की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाई। राम मोहन रॉय ने सामाजिक सुधार यानी सोशल रिफॉर्म में शिक्षा के महत्व को समझा। 1817 में कोलकाता के हिंदू कॉलेज की स्थापना के साथ शिक्षा से जुड़ी कई संस्थाओं की स्थापना में उन्होंने अपना योगदान दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में आज ही के दिन मास और एनर्जी को जोड़ते हुए E=mc² की इक्वेशन को सामने रखा था। इस इक्वेशन में E मतलब एनर्जी, M यानी मास और C का मतलब प्रकाश की गति है। इस इक्वेशन से यह सिद्ध हुआ था कि मास और एनर्जी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह इक्वेशन आपने अपने स्कूल में जरूर पढ़ी होगी। इंटरनेट पर हर सवाल के जवाब जानने के लिए आप अक्सर गूगल सर्च करते होंगे और यह एक तरह से इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की आदत बन चुका है। आज इसी इंटरनेट सर्च इंजन यानी गूगल का 18वां जन्मदिन है। हालांकि 1998 में 4 सितंबर को गूगल की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2006 के बाद से गूगल अपना आधिकारिक जन्मदिन 27 सितंबर को ही मनाता है। जाने माने गणितज्ञ SR रंगनाथन का आज 1972 में निधन हुआ था। भारत में SR रंगनाथन को लाइब्रेरी साइंस और डॉक्यूमेंटेशन के जनक के तौर पर देखा जाता है। 1931 में उन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की थ्योरी दी थी, जिसमें लाइब्रेरी सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी सिद्धांत दिए गए थे। इसे लाइब्रेरी साइंस का आदर्श भी कहा जाता है। SR रंगनाथन 1944 से 1953 तक इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। साथ ही वो लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। उनके जन्मदिन को भारत में नेशनल लाइब्रेरी डे के तौर पर मनाया जाता है। और आज विश्व पर्यटन दिवस है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 में इसकी शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य विश्व पर्यटन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। पर्यटन की बात अगर हो रही है तो आपको बता दें कि 2015 में भारत ने टूरिज्म सेक्टर में दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। हालांकि ट्रैवल एंड टूरिज्म के क्षेत्र में भारत दुनिया में 52वें नंबर पर आता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत में पर्यटकों के लिए सुरक्षा की उचित व्यवस्था न होना। अतिथि देवो भव के संस्कार वाले देश में ऐसा होना चिंता का विषय है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।